Assalamu alaikum. My name is Taimur Khalid. I am postgraduate with MCOM from Federal Urdu University of Arts, Science and Technology, Islamabad, and pursuing CMA as a finalist student from ICMAP Islamabad. I have 5 years experience in teaching. और जो चीज़ आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ वो है फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी है, जिनमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसमें हमने डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यूज़ को पढ़ना है। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसके अंदर हम लोगों ने इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ को पढ़ना है। और जो बैलेंस शीट है उसमें हमने एसेट्स और लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ को पढ़ना है। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हमने बात की है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसी चीज़ होती है कि जो परचेज ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसी चीज़ होती है जो परचेज ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती, ठीक है। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं बिजनेस से। मिसाल तौर पे गैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट इनवर्ड हो गया, परचेजेस हो गई, ठीक है। और इसके बाद जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसमें एडवर्टीजमेंट्स आ जाते हैं। इसके बाद आपकी यूटिलिटीज़ आ जाती हैं, इंश्योरेंस वगैरह, कमीशन वगैरह जो आपने पे किया होता है। इसके बाद हमारे पास जो डायरेक्ट रेवेन्यू है, डायरेक्ट रेवेन्यूज़ में हम सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ है उसमें हम कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो एसेट्स हैं उसमें हम अगर डिवीज़न करना चाहें तो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की डिवीज़न होती है। और करंट एसेट्स में हमने क्या पढ़ना होता है कि ऐसे एसेट्स जो जिनकी लाइफ 1 साल तक होती है, मतलब जो बिज़नेस को 1 साल तक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। और जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो ऐसे एसेट्स होते हैं जो बिज़नेस को 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और ऐसा बेनिफिट जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। और फिर लाइबिलिटीज़ की डिवीज़न जो है करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की फॉर्म में होती है। जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जिनको आपने पे आउट करना होता है विद इन 1 ईयर, मतलब जो आपने 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती हैं वो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। और जो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उनमें आपने वो ऐसी लाइबिलिटीज़ जो आपने 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए किसी से ली होती हैं, आपने पे आउट करनी होती है 1 साल से ज़्यादा के बाद भी। तो करंट एसेट्स में हमारे पास कैश होता है, बैंक बैलेंस होता है, अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं। और इसके अलावा जो नॉन करंट एसेट्स है उसमें हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, कार्स हैं, व्हीकल्स वगैरह जो हैं आपके पास, इसके बाद फर्नीचर है, ये चीज़ें आ जाती हैं। जो करंट लाइबिलिटी है उसमें हमारे पास क्या है कि हमने जो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट है, इसके अलावा जो क्रेडिटर्स होते हैं हमारे पास, इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उनमें हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो हमने बैंक्स वगैरह से लेने होते हैं, लिए होते हैं, ठीक है, जो उनको हमने देने होते हैं। और बाकी जो इक्विटीज़ होती हैं, इक्विटीज़ क्या होती है, जब हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को लेस करते हैं तो हमारे पास इक्विटीज़ आती हैं, मतलब कैपिटल वगैरह, शेयर कैपिटल हो गया, ठीक है, शेयर प्रीमियम हो गया, तमाम किस्म के रिजर्व्स हो गए। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किसका पार्ट होती हैं, इक्विटीज़ का पार्ट होती हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 8 है। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ट्रेडर ऑन 31st March 2005. Prepare trading profit loss account for the year ended 31st March 2005 and a balance sheet as at that date. तो हमने तीनों चीज़ें रिक्वायर हैं। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, डेटर्स हैं, हॉर्सेस, कार्ड्स, परचेजेस वगैरह, जनरल एक्सपेंस है, डिस्काउंट है, वेजेस हैं, सैलरीज हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कैरेज, इंश्योरेंस, कमीशन, रेंट, कैश इन हैंड, कैश आउट बैंक, प्रिंटिंग चार्जेस, रिपेयर्स हैं, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज है, बिल्डिंग मशीनरी, कैपिटल, सेल्स, मॉर्गेज और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। फिर साथ हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट्स वो हैं जिनके हमेशा 2 इफेक्ट्स होते हैं। एक इफेक्ट या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और दूसरा इसका इफेक्ट होता है बैलेंस शीट में। वो एसेट की तरफ भी हो सकता है, वो लाइबिलिटीज़ की तरफ भी या इक्विटीज़ में भी जा सकता है, ठीक है। तो पहली जो हमारे पास एडजस्टमेंट है वो दैट इज़ रेंट पेएबल। अब रेंट पेएबल का मतलब ये है कि ऐसा रेंट जो हमने अदा नहीं किया, अदा करना है, आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है। तो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होते हैं, उनमें ऐड होते हैं और करंट लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो रेंट होगा उसमें हम उनको ऐड करेंगे, और रेंट हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, उसमें ऐड होगा। और करंट लायबिलिटी में ये जो 1200 है वो वहाँ पे जाके सेकंड इफेक्ट के तौर पे शो होगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड एडजस्टमेंट जो रिकॉर्ड हुई है दैट इज़ इंश्योरेंस प्रीपेड। अब इंश्योरेंस प्रीपेड ऐसी अमाउंट जो हमने पहले अदा कर दी, मतलब ये है कि हमारे लिए वो एसेट है, ठीक है, हमने पहले अदा कर दी। तो मतलब ये है कि अब जो इंश्योरेंस हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंस में रिकॉर्ड है उसमें से ये 800 को हम लेस करेंगे, क्योंकि हमारा पास एसेट है। तो एसेट के तौर पे हम इसको करंट एसेट्स में 800 के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट हमारे पास है रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2.5% बोथ ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब जो भी रिजर्व है ये हमेशा
हम चार्ज करते हैं। अगर डेटर्स पे हो तो डेटर्स पे चार्ज करेंगे, क्रेडिटर्स पे हो तो क्रेडिटर्स पे चार्ज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो रिज़र्व है, ये हमारे पास जो डाउटफुल डेट्स होते हैं उनके अगेंस्ट चार्ज होता है। अब डेटर्स मतलब ये है कि वो लोग जिनसे हमने पैसा लेना है, क्रेडिटर्स वो लोग जिनको हमने पैसा देना है। अब 2.5% हम एक चार्ज करेंगे डेटर्स पर और 2.5% ही लेंगे किसका, क्रेडिटर्स का। तो जो जो वैल्यूज़ आएंगी, तो जब डेटर्स पर इफेक्ट लेंगे तो डेटर हमारे पास करंट एसेट्स होता है, तो करंट एसेट्स में डेटर की वैल्यू में से लेस करेंगे और इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और 2.5% जब हम चार्ज करेंगे क्रेडिटर्स पर, तो ये हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स की वैल्यूज में से लेस कर लेंगे जो करंट लायबिलिटी होती है, और वो जो वैल्यू लेस की होती है वही वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, इनडायरेक्ट रेवेन्यू में। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ एडजस्टमेंट है, दैट इज़ डिप्रिसिएट बिल्डिंग 2.5%, मशीनरी 5% एंड हॉर्सेस एंड कार्ड्स एट 7.5%। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट होती है ड्यू टू इट्स यूज और वियर एंड टियर होती है। तो मतलब ये कि हम एसेट्स की वैल्यू पे चार्ज करके उनकी वैल्यूज में से लेस करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। फिफ्थ एंड द लास्ट वन, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2005 रुपीज़ 240। तो स्टॉक की दो ट्रीटमेंट जो होती हैं या दो एडजस्टमेंट्स जो हम करते हैं, वो एक होता है हमारे पास डायरेक्ट रेवेन्यू में सेल्स के नीचे, और दूसरा ये है हमारे पास करंट एसेट्स के तौर पे रिकॉर्ड होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से के लिए हमने ऊपर देना होता है, नाम देना होता है जो भी कंपनी होती है, जो पर्सन होता है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई कंपनी का नाम मेंशन नहीं, तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि एक XYZ लिमिटेड कंपनी है। और इसके बाद हमने बनाना क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमने ईयर कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, फॉर द ईयर एंडेड क्या है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस है वो हमेशा फॉर द ईयर होता है, ठीक है, मतलब सिर्फ करंट ईयर की बात होती है। और जो हमारे पास बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट हमेशा होती है एज ऑन या एज एट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2005। एज एट का मतलब ये कि ये आज के दिन की डेट, आज के दिन की बात कर रहे हैं हम। आज की डेट पे हमारी बैलेंस शीट क्या शो करती है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ और क्या हमारे पास इक्विटी कितनी है, ठीक हो गया। इसके बाद हम ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चीज़ जो है दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, अब ओपनिंग स्टॉक जो है उसको हमने रिकॉर्ड करना है यहाँ पर। इससे पहले हम ज़रा यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स। यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगी एसेट्स साइड, यहाँ पे लायबिलिटी एंड इक्विटी। एसेट्स में हमारे पास यहाँ पे होंगे करंट एसेट्स, यहाँ पर करंट लायबिलिटी, इसके बॉटम में हम मेंशन कर लेते हैं नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स। यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे इसके यहाँ पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, साथ ही इक्विटी, ठीक है। अब हमारे लिए आसान काम हो गया, जो चीज़ जहाँ पे आएगी हम उसको वहाँ पे पोस्ट करते जाएंगे अलॉन्ग विद एडजस्टमेंट्स। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू है 2,30,000, हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। सेकंड है हमारे पास डेटर्स। डेटर्स हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं, हम इनको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे डेटर्स को, और इनकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 1,30,000। अब हमने पढ़ा था कि डेटर्स पे हमारे पास एक एडजस्टमेंट्स थी और वो थी रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2.5% ऑन बोथ ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स।
तो डेटर्स की एडजस्टमेंट हम डेटर्स पे चार्ज करेंगे और उस पर हम क्या करेंगे, डेटर की जो भी वैल्यू है उस पर हम 2.5% लेंगे, उसकी वैल्यू में से लेस करेंगे और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब ये हम कर लेते हैं ज़रा। डेटर की वैल्यू हमारे पास थी 1,30,000, इसका हमने 2.5% लिया, दैट इज इक्वल टू 3250। 3250 ये हम लेस करेंगे, यहाँ में इसको हम कहेंगे दिस इज़ न्यू प्रोविजन एट द रेट 2.5%। और ये जो न्यू प्रोविजन है इसको हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर न्यू प्रोविजन 3250। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट की जो जो चीज़ें हैं, जो जो मतलब आइटम्स यहाँ पे गिवन हैं, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं फर्स्टली, ताकि हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाए। और जो ट्रेडिंग अकाउंट का हमारे पास बैलेंस होगा, नेट बैलेंस होगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है, तो अब हम ज़रा ट्रेडिंग अकाउंट की जो जो चीज़ें यहाँ पर गिवन है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो गया हमारा पास, परचेजेस हमने रिकॉर्ड करनी है, परचेजेस भी होती हैं इसका पार्ट, और परचेजेस की वैल्यू गिवन है हमारे पास 6 लाख। हम देखेंगे परचेज रिटर्न्स तो नहीं गिवन इसमें, परचेज रिटर्न्स इसमें नहीं है, तो 6 लाख हम यहाँ पे इसको पोस्ट कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास फर्दर जनरल एक्सपेंस है और इसके बाद वेजेस हैं। इसके बाद हम वेजेस जो है वो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। वेजेस की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 3 लाख। और वेजेस के बाद हम देखते हैं ट्रैवलिंग नहीं, ये कुछ नहीं, कैरेज भी हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कैरेज इन वर्ड या कैरेज हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और फर्दर इसके बाद हमारे पास जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो हमारे पास बस ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब डायरेक्ट रेवेन्यूज़ में हम देख लेते हैं सेल्स कितनी है, तो सेल्स हम यहाँ से देखते हैं, सेल्स हमारी गिवन है 12 लाख की, 1.2 मिलियन। और सेल्स रिटर्न नहीं है हमारे पास, तो 1.2 मिलियन हमने यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक हो गया। इसके बाद हमने देखना है सेल्स के बाद हमारे पास जो डायरेक्ट रेवेन्यू में एक और चीज़ आती है वो है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है 2,40,000, 2,40,000। इसके बाद हम देख लेंगे बैलेंस दोनों साइड्स का, जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा उसका बैलेंस हम दोनों साइड्स पर रिकॉर्ड कर लेंगे, असॉर्ट बिल्कुल जिस तरह लेजर का हम करते होते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये डबल लाइन आपने लगानी होती है नीचे ताकि अकाउंट क्लोज हो जाए आपका। ये अकाउंट क्लोज करने के लिए डबल लाइन हम यूज़ करते हैं। इस साइड टोटल करेंगे तो ये 14,40,000 या 1.14,40,000। ठीक है, और क्योंकि वो साइड बड़ी है तो इसलिए हमने दोनों तरफ उसके बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया। जब ये वैल्यूज़ इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास नेट फिगर आएगा 2,99,000। और क्योंकि अब ये साइड हमारे पास डायरेक्ट रेवेन्यू ज़्यादा है, डायरेक्ट एक्सपेंस कम है, तो हमारा रेवेन्यू होगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे लिख लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम करेंगे COD मतलब कैरी डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट नेक्स्ट अकाउंट में चला जाएगा जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, उसमें जाकर ग्रॉस प्रॉफिट ड्रॉ डाउन कितने से, 2,99,000 से। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हैं और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ कौन कौन से हैं। सॉरी। और अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो रेवेन्यू है वो हमारे पास एक था कि जो हमने क्रिएटर्स पर को हम के लिए हमने चार्ज की थी, प्रोविजन चार्ज की थी और वो भी हम चार्ज करेंगे किस पे, क्रेडिटर्स पे। और क्रेडिटर्स की वैल्यू हम देख लेते हैं करंट लायबिलिटी में, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ सन्ड्री क्रेडिटर्स 84,000 से। अब जो सन्ड्री का वर्ड होता है इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास छोटे मोटे जो हमारे उधार थे, हमने देने थे लोगों को पैसे, वो हमने सारे ऐड कर लिए और एक अकाउंट में हमने उनको रिकॉर्ड कर दिया। 84,000 इसमें से हमने माइनस करना है। ठीक है, और वो भी क्या होता है, इस पर जो रिज़र्व हमने चार्ज करना था 2.5% का, इसमें से लेस करेंगे तो इस 2100 आ गया हमारे पास। 84,000 का हमने 2.5% चार्ज किया। ठीक है, और इसको हम 84,000 में से लेस कर लेंगे
2100 को, ठीक है, तो 81,900 आ जाएगा। और इसके बाद हमने ये जो 2100 है इसको हमने यहाँ पे पोस्ट करना है। 2100 ये कौन सी जगह है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ हैं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है, हम सारे एक्सपेंस देख लेते हैं फर्दर जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनते हैं, ठीक है। इसमें हम ऊपर से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, हमारे पास जर्नल एक्सपेंस आ गया। जर्नल एक्सपेंस की वैल्यू गिवन है 52,000। डिस्काउंट है, अब डिस्काउंट देखें, डिस्काउंट लिखा हुआ है डेबिट साइड पे और जो डेबिट पे डिस्काउंट है दैट इज़ डिस्काउंट अलाउड, मतलब एक्सपेंस। अगर क्रेडिट साइड पे होता तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड होता और वो हमारे लिए इनकम होती, रेवेन्यू होता, तो ये हमारे लिए यहाँ पे एक्सपेंस है। इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। डिस्काउंट रुपीज़ कितना है, 2200। इसमें सैलरीज हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस, कमीशन, ये चारों हमारे पास क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस भी हमारे पास क्या है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इंश्योरेंस पर हमारे पास एक एडजस्टमेंट थी। अच्छा, इंश्योरेंस पे हमारे पास एक एडजस्टमेंट थी और वो एडजस्टमेंट थी इंश्योरेंस प्रीपेड की 800 रुपीज़ की। और प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब ये कि हम इंश्योरेंस की वैल्यू में से लेस करेंगे और करंट एसेट में इसको मूव करेंगे। प्रीपेड का मतलब क्या है कि वो अमाउंट जो हम ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं, ठीक है, हमारे लिए एक्सपेंस होती है, जिसको हमने पे किया होता है उसके लिए वो एज ए लाइबिलिटी ट्रीट होती है, ठीक है। तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 800। और यहाँ पे मूव करिए करंट एसेट्स में, प्रीपेड इंश्योरेंस विद 800 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सपेंस है वो रेंट है, रेंट पेबल है, ये भी हमारे पास क्या है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो अनदर एडजस्टमेंट है रेंट की, रेंट हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे आता है। और इस पर हमने जो एडजस्टमेंट अप्लाई करनी है वो हमारे पास है रेंट पेबल की 1200 की। तो पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग है, हमने अदा करने हैं, तो रेंट में ऐड होंगे और करंट लायबिलिटी के तौर पर शो होंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको करंट लायबिलिटी, तो रेंट पेबल या रेंट आउटस्टैंडिंग, पेबल कितने से था, 1200 रुपीज़ से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो फर्दर हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं जो इनडायरेक्ट हैं, प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, वो हमारे पास प्रिंटिंग चार्जेस, हमने रिकॉर्ड नहीं किया प्रिंटिंग चार्जेस को, तो हम प्रिंटिंग चार्जेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रिंटिंग चार्जेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6800। और फिर इसके बाद हमारे पास रिपेयर्स हैं। रिपेयर्स भी हमारे पास क्या होता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और रिपेयर्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास 5200। और इसके बाद हमारे पास गिवन है इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज। अब मॉर्गेज हमारे पास लायबिलिटी है, लायबिलिटीज़ का रिलेशन होता है किसके साथ, एक्सपेंस के साथ, एसेट्स का होता है रेवेन्यू के साथ, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज दिस इज आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज दैट इज इक्वल टू 4000, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस एज सच नहीं है, कोई इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ एज सच नहीं, तो हम इस साइड की टोटल कर लेते हैं, इस साइड की टोटल कर लेते हैं, ठीक है। जो साइड बड़ी होगी वो दोनों तरफ रिकॉर्ड करेंगे उसको, और फिर जो डिफरेंस आएगा हम उस तरफ, जो साइड छोटी होगी उस तरफ हम क्या करेंगे डिफरेंस को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। और वो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। बल्कि हमारे पास जो चीज़ रह गई यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, वो हमारे पास डिप्रिसिएशन है। और डिप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है। डिप्रिसिएशन बता चुका हूँ कि जो रिडक्शन एंड वैल्यू ऑफ एन एसेट होती है, एसेट मतलब जो फिक्स एसेट होता है वो होती है। तो यहाँ पे बिल्डिंग है, मशीन है, हॉर्सेज एंड कार्ट्स हैं, तो इन पर हम चार्जेस करेंगे। इनकी जो डिप्रिसिएशन की परसेंटेज की बने वो एसेट्स में से लेस करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बिल्डिंग हमारे पास
एक एसिड है, इसके बाद मशीनरी हमारे पास एक एसिड है, इसके बाद हॉर्सेज एंड कार्ट्स थर्ड एसिड है, हॉर्सेज एंड कार्ट्स। तो इसके बाद हमारे पास ये कि इन पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, माइनस डिप्रिसिएशन, और इसी को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है, कि डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और फिर थर्ड हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं डिप्रिसिएशन ऑन हॉर्सेज एंड कार्ट्स। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास हम एक और मतलब में देख लेते हैं कि कोई और एक्सपेंस वगैरह रह तो नहीं गया। तो इसमें हमारे पास इंश्योरेंस वगैरह, कमीशन, रेंट वगैरह, कमीशन हमारे पास एक एक्सपेंस जो हमारे पास रहता है स्टिल, तो यहाँ पे हम कमीशन, क्योंकि डेबिट है, अगर कमीशन क्रेडिट होता है वैल्यू तो वो कमीशन रिसीवेबल होता है, वो हमारे लिए रेवेन्यू होता है। अगर डेबिट है तो इट मीन्स हमारे लिए एक्सपेंस है विद ₹13,000। अब हम इस साइड को टोटल करेंगे, इस साइड को टोटल करेंगे, जो साइड बड़ी होगी उसको टोटल हम दोनों तरफ रिकॉर्ड करेंगे, और जो साइड छोटी होगी उस तरफ हम बैलेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। और वो बैलेंस जो होगा, बैलेंसिंग फिगर जो होगा, वो या नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, और जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो हम जाके इक्विटी में जो कैपिटल है उसमें जाके ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम ये चीज़ कर लेते हैं ज़रा। तो ठीक है, इस तरह हमारे पास जो चीज़ आई है, हमने इस साइड को टोटल किया इनडायरेक्ट रेवेन्यू साइड को, वो दैट इज़ इक्वल टू 3,01,100 3,11,100, और ये जो हमारे पास है ये वाली साइड, ये हमारे पास कम है, तो जितनी ये शॉर्ट है वो हमारे पास क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। वो हमारे पास क्या होगा, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास 79,750 आ गया। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये क्या नाम है, जाके इक्विटी में जो शेयर कैपिटल होगा उसमें जाके ऐड होगा। अब हम सबसे पहले करंट एसेट्स को फिल कर लेते हैं। करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या आता है, तो ऊपर से देख लेते हैं। स्टॉक ये हो गया, डेटर्स हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये हमारे पास नहीं है। करंट एसेट्स का पार्ट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास कोई कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दो हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो करंट एसेट का पार्ट बनेगी चीज़, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, करंट एसेट्स में। अच्छा, तो हमने जो करंट एसेट्स से कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हमने रिकॉर्ड कर लिया। करंट एसेट्स में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था, वो भी हमारे पास करंट एसेट्स में आता है, एडजस्टमेंट का पार्ट था, और साथ डायरेक्ट रेवेन्यू आता है, हमने वहाँ ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था, और क्लोजिंग स्टॉक को हमने करंट एसेट्स में भी रिकॉर्ड कर दिया। अब हम करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को दोनों को टोटल कर लेंगे, और हम बॉटम में एक वैल्यू रिकॉर्ड कर लेंगे जो उनके टोटल से आएगी, ठीक है। और इसके बाद हम अगर ये वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं तो ये वैल्यू बनती है हमारे पास, तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनती है दैट इज़ इक्वल टू 709,050 709,050। इसको आप क्लोज कर दें, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड को देखेंगे। लाइबिलिटी साइड में हमने देखने की जो चीज़ हमारे पास रहेगी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक मॉर्गेज था, मॉर्गेज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, दैट इज इक्वल टू 1,24,000, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल की वैल्यू 422, कैपिटल की वैल्यू कितनी, 422,200। और इसके बाद कैपिटल में हमने ऐड करना होता है नेट प्रॉफिट को, और नेट प्रॉफिट हमारा कितना था, 7,9,750। ये हम इसमें ऐड करेंगे। अगर कोई ड्राइंग्स हैं, कोई इनकम टैक्स वगैरह है तो वो यहाँ से लेस होता है, और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो वो भी लेस होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो वो यहाँ पे ऐड होता है इसमें, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे हमारे पास कोई ड्राइंग्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उनको इग्नोर कर देंगे, हमारे पास सही नहीं, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हमने ये करना है कि हमारे पास जो करंट लाइबिलिटी है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और इक्विटी, इन तीनों को हमने ऐड अप कर देना, ठीक है। और ऐड अप करके जैसे हमने करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को ऐड किया और हमने टोटल किया, ऐसे ही हम तीनों को ऐड करके टोटल कर देंगे, ठीक है। तो
तो फाइनली हमारे पास क्या था, जो क्वेश्चन था वो हमारा ठीक हो गया, और हमारे पास जो एसेट साइड है वो टोटल है और वो इक्वल है किसके, लायबिलिटी और इक्विटी साइड की, ठीक है। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया जिसमें हमारे पास नेट फिगर, नेट ग्रॉस प्रॉफिट थी, और फिर हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जिसमें हमारे पास जो नेट फिगर थी नेट प्रॉफिट थी, और नेट प्रॉफिट को हमने एड अप किया किसके अंदर, कैपिटल के अंदर, यानी इक्विटी का पार्ट है कैपिटल, और इक्विटी में मतलब और सारी चीज़ें भी आती हैं, मतलब 3-4 चीज़ें फर्दर हैं जिसमें हमारे पास रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। शेयर प्रीमियम वगैरह होता है वो भी हमारा इक्विटी का पार्ट होता है। और इक्विटी में स्टार्ट में बता चुका हूँ कि हमारे पास जब हम एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को लेस करते हैं तो हमारे पास इक्विटी आती है। इसके बाद हमने देखा कि ये तीन अकाउंट्स मतलब मेन है जो हमारे पास बनते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट, सॉरी फाइनल अकाउंट में, ठीक है। अ, तो ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़।